हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। फॉर्म सभी ने फिल कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर दो, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे उसी तरीके से आपका पेपर होगा। क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम इसके अंदर है। अगर आप स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते हैं तो स्टार्टिंग में पेपर होगा, लास्ट में करते हैं तो लास्ट में ही होगा। तो बेहतर है कि जल्दी कर दें। दूसरा एक बात और है कि जितना लेट करेंगे उतना ही दूर आपका सेंटर जाएगा, जितना जल्दी करेंगे सेंटर पास मिल जाएगा। फिर सेंटर फुल हो जाते हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं ना तो ये बात है। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि क्लासेस थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं। वैसे तो शाम में 7:30 लाइव प्रीमियर होता है। बाकी अगर बीएड कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ बीएड की क्लासेस चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल है। टेलीग्राम है लेट्स क्रैक 16 23 ऑफिशियल, अगर पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो, ठीक है। पीडीएफ सारे कंटेंट की मैं अपलोड करती हूँ। तो हम कर रहे हैं ऑनलाइन मोड वाले क्वेश्चन। आज 7th क्लास है, 7th डे है। तो जितने भी अब तक देखो 2 बार पेपर हुआ है ऑनलाइन मोड में, तो सारे ही क्वेश्चन हम करेंगे जितने भी अब तक आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखो, दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक तो जिनका 1-2 नंबर से रह गया है, तो वो तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए अच्छी बात है। और वो हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या है, वो क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हमें पढ़ना है। देखो क्या होता है, अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं किए और पहले ही आप थ्योरी पढ़ने लगे और सोचो आप लर्निंग थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आपको क्या पता कि लर्निंग थ्योरीज से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, है ना। तो क्वेश्चन देखने के बाद ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब सिलेबस में तो लर्निंग थ्योरीज भी मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता, तो हम वो क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो हमें क्या है, टू द पॉइंट बात करनी है। जो टॉपिक पूछा जा रहा है हमें वही पढ़ना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। जब क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। फिर जब थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ती बार आपको याद आएगा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था इस टॉपिक से, है ना। तो ये 30 क्वेश्चन थे एक पेपर में, 15 हमने कल कर लिए थे, आज 15 करने वाले हैं। बाकी 30-30 की ही सीरीज रखेंगे। आज कम है, बाकी कल 30-30, कल से 30-30 की ही सीरीज रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बताइए आंसर, अगर बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता सकते हैं तो बस क्वेश्चंस को देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूजन मीन्स यानी समावेशन का अर्थ है। क्या अर्थ है, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। एम्बेरेसिंग ऑल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज, यानी सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद गले लगाना। कि भाई कोई किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, कुछ भी उसकी सोशल आइडेंटिटी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो, किसी भी कल्चर से हो, हमें क्या है, सारे बच्चों को इंक्लूड करना है, सारे बच्चों को रेस्पेक्ट देनी है। यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। समावेशन का मतलब होता है सारे बच्चों को समावेश करना, इंक्लूड करना, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इग्नोरिंग द बैरियर्स दैट क्रिएट अनड्यू एफर्ट्स एंड सेपरेशन, यानी उन बाधाओं को अनदेखा कर रहे हैं जो अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा कर रही हैं। इस तरीके की बाधा जो बच्चों में अलगाव पैदा कर रही है उन्हें हम अनदेखा कर देंगे, तो ये तो इंक्लूसिव नहीं हुआ। भेदभाव और मतभेदों की असहिष्णुता को बढ़ावा देना, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है बच्चों के बीच में उसे अगर हम बढ़ावा दें तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हो सकता। भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर देना, यानी भागीदारी और जुड़ाव के असमान नहीं देने, समान अवसर देने, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ना कि अनइक्वल, है ना। सभी को बराबर मौके मिलने चाहिए, तभी तो सभी को इक्वल माना जाएगा, सभी की रेस्पेक्ट होगी, सभी को अपने केटर किया जाएगा, सारे जितने भी बच्चे हैं। तो यही ऑप्शन हमारा ठीक है कि कोई किसी भी बैकग्राउंड का, हमें सारे बच्चों को क्या है, एक साथ पढ़ाना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर, यानी संबंधित छात्रों के सफल समावेशन के लिए विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए जिनमें से शिक्षक को निम्नलिखित में से बचना होगा, कौन सा अवॉइड करना होगा, एक यानी गलत देखना है।
एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, यानी अगर हमें विविधता वाले बच्चों को सक्सेसफुल इंक्लूजन, अपनी क्लास सक्सेसफुल इंक्लूजन क्या होता है कि सारे बच्चों को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी भी विविधता का बच्चा हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, तो हमें क्या है सारे बच्चों को रेस्पेक्ट देनी है। तो ये बात तो ठीक है कि प्रत्येक छात्र को स्वीकार और सम्मान करेंगे तो सक्सेसफुल इंक्लूजन हो जाएगा। गिविंग प्रायोरिटी टू द एक्सपीरियंस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, यानी प्रमुख के अनुभव को प्राथमिकता दे। कोई एक समूह हमने देख लिया कि ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं 10 और उन्हें ही हम प्राथमिकता दे रहे हैं, तो ये तो पार्शियलिटी होगी, है ना, ये गलत बात है। ऐसा हमें नहीं करना है कि एक ही डोमिनेंट ग्रुप हमने देखा और उसे ही हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसे ही हम इज्जत दे रहे हैं कि ये तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बस इन्हीं पे फोकस है, बाकी बच्चों पे फोकस नहीं है। सी ऑप्शन है इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी इन द कंटेंट ऑफ लर्निंग, कंटेंट ऑफ टीचिंग, सामग्री में विविधता शामिल करें, यानी शिक्षण की जो सामग्री है, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें विविधता शामिल करें, यानी हर तरीके के बच्चे को समझ आना चाहिए, यही हमारा मटेरियल रहे और यही हमारा टीचिंग मेथड रहे। ठीक है। प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिविटी इन क्लासरूम, यानी कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशील का अभ्यास करें, अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे हैं, ऐसी कोशिश करें कि हर संस्कृति को ध्यान में रखा जा सके। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, यानी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कौन सा हमें अवॉइड करना है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ये वाला ऑप्शन हमें अवॉइड करना है, यानी टीचर को अवॉइड करना है। टीचर को ऐसा नहीं करना कि डोमिनेंट ग्रुप बना ले, कोई भी इस तरीके का अलग ग्रुप नहीं बनाना है, सारे बच्चों को बराबर लेके चलना है। ठीक है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, जिस तरीके का बच्चा है उस तरीके का ही शिक्षण शास्त्र रखें, उसी तरीके का मेथड्स रखें, पेडागोजी उसी तरीके की यूज करें, टीचिंग मटेरियल बच्चों के अकॉर्डिंग यूज करें, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, डिसलेक्सिया इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, डिसलेक्सिया यानी कौन सा डिसऑर्डर है, क्या क्या डिफिकल्टी होती है डिसलेक्सिया के अंदर। रीडिंग डिसऑर्डर होता है, सिंगिंग, थिंकिंग और वॉकिंग। तो रीडिंग डिसऑर्डर होता है डिसलेक्सिया के अंदर, यानी बच्चा क्या है उल्टा पुल्टा पढ़ता है, सा को वाज पढ़ेगा, सा को वाज पढ़ता है तो इस तरीके से उल्टा पढ़ता है, तो ये क्या होता है रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ना तो सिंगिंग है, ना ही थिंकिंग है और ना ही वॉकिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन एंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए कौन सा अभ्यास प्रभावी होगा, किस तरीके का मेथड जो है, किस तरीके की प्रैक्टिस जो है इफेक्टिव होगी जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए। अलो ओनली फिक्स्ड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, यानी वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका तरीका बिल्कुल फिक्स्ड कर दें, तो ये तो गलत बात है। लर्निंग डिसेबिलिटी तो बहुत सारे तरीके की होती है, तो एक ही तरीके से सब कैसे एक्सप्रेस कराएंगे कि भाई उसका फिक्स्ड मोड करें, तो ये तो गलत तरीका है। हमें फ्लेक्सिबल मोड रखना है जिससे सब अपनी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएं, तभी तो इंक्लूजन होगा, तभी तो ये सुनिश्चित होगा कि समावेशन हर बच्चे का हो रहा है। एट्रीब्यूट फेलर टू लैक ऑफ एबिलिटी, यानी ये देखें कि किसके ऊपर ठीकरा फोड़ना है कि किसकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, तो ये हमें नहीं देखना, हमें ये कारण नहीं ढूंढना, हमें क्या है बच्चों को फेल होने से बचाना है, अपने अंदर चेंजेस करने हैं। गिव वेरी लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट असाइनमेंट, कि बच्चों को बहुत लंबे लंबे असाइनमेंट दे दें, तो ये भी गलत है। प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर रिसीव इन्फॉर्मेशन, ये बात ठीक है कि लर्निंग डिसेबिलिटी कई तरीके की होती है, तो हमें बच्चों को मेथड्स भी तो बहुत सारे देने चाहिए, बहुत सारे तरीके देने चाहिए इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के, यानी अलग अलग मेथड्स हमें यूज करने चाहिए, जो जिस तरीके का बच्चा होगा सारे बच्चे उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, सारे बच्चों की नीड्स पूरी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है कि अलग अलग मेथड से हम बच्चों को पढ़ाएं जिससे कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन सही तरीके से रिसीव कर सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, यानी प्रतिभावान विद्यार्थी, गिफ्टेडनेस जिनका IQ 140 प्लस होता है, जो अच्छे होते हैं, जिनकी वोकैब अच्छी होती है, थिंकिंग पावर अच्छी होती है, क्रिटिकली सोच पाते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। ठीक है। ए ऑप्शन है एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, तो जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, जो बच्चे गिफ्टेड होंगे, वो क्या है इन्फॉर्मेशन को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगे, याद कर लेंगे बिल्कुल सटीकता के साथ। बी ऑप्शन है आर इनकेपेबल ऑफ सोल्व क्वेश्चन बिलो देयर एज लेवल, तो ये बात तो गलत है, ये तो बैकवर्ड चिल्ड्रन में तो हो सकता था, लेकिन गिफ्टेड जो बच्चे हैं वो तो अपने से छोटी क्या अपने से बड़े एज वाले भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो गलत है ना।
हैव अ टेंडेंसी टू ऑप्ट फॉर सिंपल एंड इजी टास्क। इजी टास्क नहीं, उनके अंदर तो ये क्षमता होती है, ये टेंडेंसी होती है कि वो सिंपल क्या कॉम्प्लेक्स चीजें भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, कि उनमें बेसिक्स की समझ नहीं होती, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। बेसिक क्या, वो एडवांस चीज़ें भी कर लेते हैं क्योंकि उनका आईक्यू बहुत तेज होता है, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है, हाइपोथेटिकली रीजनिंग वो लगा सकते हैं, साइंटिफिकली सोच सकते हैं, वोकैब उनकी अच्छी होती है, लर्निंग पावर उनकी अच्छी होती है, मेमोरी उनकी अच्छी होती है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, अ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस टू आंसर अ क्वेश्चन, यानी एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अनुमान लगा सकें कि सर इसका आंसर ये नहीं ये भी हो सकता है, या फिर ये ऑप्शन नहीं होगा इसका दूसरे वाला होगा। तो क्या करना चाहिए, टीचर को एनकरेज करें, यानी उन्हें प्रोत्साहित करें कि हाँ बताओ बताओ, जैसे करते नहीं है कि बताओ, बताने की कोशिश अगर बच्चा कर रहा है तो हम उसे एनकरेज करेंगे कि बताइए, कोई बात नहीं, गलत ही तो हो जाएगा। या फिर उन्हें इग्नोर कर दें कि अनदेखा ही कर दें, उनकी तरफ ध्यान ना दें। या फिर अगर बच्चा बोल रहा है तो उसे पनिश करें कि भाई तुमने हिम्मत कैसे की बोलने की। या फिर रेस्ट्रेंट रखें, संयम रखें, बिल्कुल कोई रेस्पॉन्स ही ना दें। तो हमें क्या है, अगर बच्चा इंट्यूटिव गेसेस लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है, तो हमें बच्चे को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, ना ही हम इग्नोर करेंगे, ना ही उसे पनिश करेंगे, ना ही रेस्ट्रेंट करेंगे, तो ए ऑप्शन सही है, प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट टू एलाबोरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न कंसेप्ट, यानी छात्रों को हाल ही में सीखी गई अवधारणा को विस्तृत करने में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, बताओ। एक्टिंग आउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस सब कंसेप्ट, यानी विभिन्न उप अवधारणाओं के बीच संबंधों का अभिनय करना। क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ द कंसेप्ट, यानी अवधारणा के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना। या फिर एक्वायर्ड द इंफॉर्मेशन, अप्लाई द एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू न्यू प्रॉब्लम्स, यानी अधिग्रहित जानकारी की नई समस्याओं पर लागू करें। या राइटिंग ऑन बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट टू कॉपी विद द सेम विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो हमें कौन सा अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि बच्चे क्या है सीख सकें किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी अवधारणा को। तो भाई हम बोर्ड पे लिख दें और बच्चों से कहें कि सेम टू सेम कॉपी कर लो, तो इससे ही बचना चाहिए, यही हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी सारे तो ऑप्शन ठीक हैं, ठीक है, कि बोर्ड पे लिखें और बच्चों से कहें कि सीधा जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही उतार दो, तो इसी से हमें बचना चाहिए, है ना। इससे बच्चे सीखेंगे थोड़ी, रटेंगे इससे तो, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, स्टूडेंट फेलर कैन बी मिनिमलाइज्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम विच इज डैश, यानी एक पाठ्यक्रम को लागू करके छात्रों की असफलता को कम किया जा सकता है, जो डैश है। कैसे कम किया जा सकता है, कनेक्टिंग टू देयर सोशल कंटेक्स्ट, जब बच्चे के सामाजिक संदर्भ से हम करिकुलम को जोड़ देंगे, या फिर कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के जीवन से अगर हम उसे जोड़ देंगे तो हम फेलियर्स को बचा सकते हैं, बच्चों की असफलता को कम कर सकते हैं। इससे बच्चे सफल होंगे, बच्चों को अच्छा समझ आएगा, फिर वो फेल ही नहीं होंगे, है ना। हाईली चैलेंजिंग द कॉम्प्लेक्स, की उन्हें चैलेंजिंग कॉम्प्लेक्स दें, तो फिर तो असफलता हमें देखने के लिए ही मिलेगी करिकुलम में, है ना। या फिर इररेलेवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, यानी ऐसी चीजें बच्चों को सिखाएं जो उनकी लाइफ से बिल्कुल जुड़ी हुई ना हो, तो बच्चे तो फेलियर ही होंगे, फेल ही होंगे। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू सिंपल, यानी बच्चों को पहले ही कठिन चीजें बता दें बाद में सरल बताएं, तो ये भी गलत है। हमें बच्चों को पहले सिंपल चीजें बतानी होती हैं जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, जब हम बच्चों को उनके संदर्भ से जोड़ के सिखाएंगे। संदर्भ होता है बच्चों का, जहाँ बच्चे रहते हैं, उनका घर परिवार, उनका पड़ोस, उनका वातावरण, उनका सामाजिक, जहाँ वो रहते हैं, जो उनका कंटेक्स्ट है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, बच्चों की सराउंडिंग जो है। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज इम्पोर्टेंट टू, यानी सार्थक सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि क्लास में कम्पिटिटिव कल्चर रखें, कि बच्चे क्या है प्रतिस्पर्धा करें, एक दूसरे से कंपटीशन करें। गिव स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यूज एंड एक्सपीरियंस, जो बच्चे के अनुभव हैं, जो बच्चे का दृष्टिकोण है, उसे जगह दें, उसे रेस्पेक्ट दें।
तो बात तो ठीक है, बच्चे भाई अपने साथ कुछ ना कुछ अनुभव लेके आते हैं, अगर हम उनकी भी रेस्पेक्ट करेंगे, बच्चे के अनुभव को सुनेंगे और ध्यान में रखेंगे तो बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन डिसकनेक्टेड चंक, अगर एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन जुड़ी नहीं होगी, कोई तो इन्फॉर्मेशन कुछ है कोई कुछ है, एक दूसरे से ना कोई किसी का लेना देना है ना जुड़ रही है, तो बच्चे क्या है समझ ही नहीं पाएंगे, तो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। कनेक्टेड जंक्स होने चाहिए कि एक दूसरे से लिंक हो, है ना, और हमें पढ़ाना भी ऐसे ही चाहिए बच्चों को एक दूसरे से लिंक करके। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट सोशल कंटेक्स्ट, यानी बच्चों को इस तरीके के एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल ना दें जो उनके सोशल संदर्भ से जुड़े ना हो, मतलब ऐसे एग्जाम्पल दें जो उनके सामाजिक संदर्भ से बिल्कुल परे हो, बिल्कुल भी जुड़े ना हो, बिल्कुल भी संबंधित ना हो, तो ये भी गलत है। हमें तो और ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो बच्चे के सामाजिक संदर्भ से जुड़े हुए हों, उसके रियल लाइफ से जुड़े हुए हों, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है कि बच्चे के अनुभवों को ध्यान में रखें, बच्चे के अनुभव को भी जगह दें, स्थान दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर व्हाइल टीचिंग अ न्यू कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स, यानी छात्रों को नई अवधारणा पढ़ाते समय, कोई भी नया चैप्टर या नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो किससे बचना चाहिए। आस्क देम टू फाइंड कॉमन एट्रीब्यूट्स अमोंग गिवन एग्जाम्पल्स, यानी उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, या फिर प्रेजेंट नॉन एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कंसेप्ट, यानी अवधारणाओं से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। गैर उदाहरण का मतलब होता है, एक तो होते हैं एग्जाम्पल जो बुक से रिलेटेड होते हैं, नॉन एग्जाम्पल होते हैं कि रियल लाइफ से रिलेट करके हम बच्चों को कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन मूव टू सिंपल वंस, यानी पहले बच्चों को हार्ड चीजें पढ़ा दें फिर सिंपल पे जाएं, तो इसी को ही अवॉइड करना चाहिए टीचर को। जब भी कोई नया कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आसान चीजें ही तो सिखाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि उसे कॉम्प्लेक्स चीजें पहले ही सिखा देंगे तो फिर बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो इससे हमें बचना है कि पहले उसे कॉम्प्लेक्स चीजें सिखा रहे हैं फिर सिंपल पे जा रहे हैं, तो ये गलत है, हमसे पूछा है अवॉइड। डी ऑप्शन है रिलेट द न्यू कंटेंट विद प्रीवियस वन, यानी नई सामग्री को पिछले ज्ञान से संबंधित करें, तो ये बात भी ठीक है, अगर हम बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ के चलेंगे तो और बच्चे को अच्छी तरीके से समझ आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन a student is reflecting on what cues helped her. By doing so the student is developing dash, यानी विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के बाद एक छात्र यह सोच रहा है कि किन संकेतों ने उसकी मदद की, यानी अपने ही दिमाग में सोच रहा है कि कौन से ऐसे क्लू थे जिसने मेरी हेल्प की है, अपने ही दिमाग में क्या है रिटेन कर रहा है, चीज़ों को बार बार सोच रहा है। ऐसा करने से छात्र क्या विकसित कर रहा है कि अपने ही द्वारा आंसर दिए जाने के बाद ये सोच रहा है कि कौन से पॉइंट ने मेरी मदद की आंसर देने में, तो क्या कर रहा है, डिलेड इमिटेशन यानी विलंबित नकल कर रहा है, या फिर ईगोसेंट्रिज्म उसके अंदर अहम केंद्रिता है, या फिर मेटाकोग्निशन है, या फिर ओवर जस्टिफिकेशन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखो जब थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग हो, यानी अपनी ही सोच पे दोबारा से विचार करना पड़े, कुछ भी हमने काम किया है और हम उसी पे दोबारा से सोच रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो होता है मेटाकोग्निशन, यानी थिंकिंग ऑन्स थिंकिंग, ठीक है। क्या है, थिंकिंग ऑन्स थिंकिंग, खुद की ही थिंकिंग पे विचार करना दोबारा से, ठीक है। तो ये होता है मेटाकॉग्निशन, सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 27, आई स्टेप बाय स्टेप प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग गोल इज कॉल्ड डैश, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के चरण दर चरण नुस्खे को क्या कहा जाता है। एल्गोरिथम कहा जाता है, ह्यूरिस्टिक कहा जाता है, मीन्स एंड एनालिसिस कहा जाता है, या निमोनिक कहा जाता है। देखो निमोनिक होता है किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म, साधन अंत विश्लेषण यानी एंड में किसी चीज को एनालाइज करना, ह्यूरिस्टिक होता है खोज करना किसी चीज की, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी गोल को अचीव कर रहे हैं तो वो कहलाता है एल्गोरिथम यानी कलन विधि। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मिसकंसेप्शंस एमंग स्टूडेंट रिप्रेजेंट देयर, यानी छात्रों के बीच जो गलत अवधारणाएं बन जाती हैं उनके डैश का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं। एक्सट्रीमली फ्लॉड एंड इरेशनल थिंकिंग प्रोसेस, की बच्चे की जो सोच है वो बिल्कुल तर्कहीन है। तो ऐसा नहीं है, गलत कंसेप्ट तो बच्चों के भी बन सकते हैं, बड़ों के भी बन सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल इरेशनल है।
हायर ऑर्डर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की वो उच्च क्रम भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता रखते हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि अगर बच्चे के अंदर मिसकंसेप्शन है तो वो बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग रखता है। या फिर नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंसेप्ट, यानी अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ कि भाई कहीं ना कहीं से तो उसकी समझ बनी होगी, है ना। अब चलो मेरे गलत कंसेप्ट बन जाए तो कहीं ना कहीं से तो बने होंगे। मुझे किसी घर में कोई बात पता चले और मुझे गलत पता चल जाए तो कहीं ना कहीं से तो पता चलिए, घर से पता चलिए। तो इसी तरीके से जो गलत अवधारणाएं बच्चों की बन जाती हैं उसे क्या है, ठीक किया जा सकता है समझ के। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी फर्स्ट भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमंग स्टूडेंट्स, यानी कौन सा छात्रों के बीच गर्व पैदा करने की संभावना है। व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, जब असफलता को स्वयं के कारण देखा जाता है। या फिर व्हेन फेलियर इज सीन कॉज्ड बाय अदर, जब फेलियर दूसरे देखते हैं। व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, जब सक्सेस खुद के द्वारा देखी जाती है। या फिर सक्सेस इज सीन कॉज्ड बाय अदर, जब सक्सेस दूसरों के कारण देखा जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाई कब गर्व महसूस होगा हमें, जब अपनी मेहनत से हम कामयाब होंगे। ठीक है, तो यही तो ऑप्शन ठीक है, यानी सी ऑप्शन ठीक है कि जब सक्सेस हमारे द्वारा हुई हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दो तरह की मोटिवेशन होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा, बाहर के कारणों की वजह से क्या है, प्रेरक है बच्चा, बस मोटिवेटेड है दिखावे के। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन इंट्रिंसिक होता है, यानी आंतरिक प्रेरणा है, बच्चा क्या है अंदर से मोटिवेटेड है कि कहो या मत कहो बच्चे को अपने लिए पढ़ना है। ठीक है, उस पर कोई भी बाहरी कारक काम नहीं करता है, चाहे उसे रिवार्ड दो चाहे पनिशमेंट दो, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ता है, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ता है, अपने लिए पढ़ता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जिसको रिवार्ड की ज़रूरत होती है, रिवार्ड पनिशमेंट जिस पे काम करते हैं कि भाई रिवार्ड के लिए पढ़ रहा है, दिखावे के लिए पढ़ रहा है, दूसरे से कंपटीशन करने के लिए पढ़ रहा है, कैश प्राइज के लिए पढ़ रहा है, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाहरी प्रेरक पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, बाहरी कारक। इंट्रिंसिक में क्या है, बाहरी कारक कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो देखते हैं, आई शुड स्टे स्टडी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यानी मुझे अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अवधारणाओं की समझना महत्वपूर्ण है, यानी मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, मुझे कंसेप्ट समझने हैं। तो यही इंट्रिंसिक हुआ कि भाई खुद से मोटिवेटेड है, खुद के कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, ना ही उसे कोई कह रहा है। आई शुड स्टडी टू अवॉइड द पनिशमेंट बाई टीचर, भाई मुझे इसलिए पढ़ना चाहिए, नहीं अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो टीचर मुझे पनिश करेगा, यानी बाहरी चीज उसे अफेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, आई शुड स्टडी टू गेन फर्स्ट पोजीशन इन द कंपटीशन, यानी जो कंपटीशन होगा, जो प्रतिस्पर्धा होगी उसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन लानी है, तो ये भी क्या है, एक्सटर्नल है, यानी कंपटीशन की वजह से पढ़ रहा है कि दूसरे से आगे निकलना है। आई शुड स्टडी टू गेट प्रेज एंड डोमिनेंस ओवर माई पीयर्स, यानी मुझे इसलिए पढ़नी है जिससे मुझे मेरे दोस्तों में प्रशंसा मिले, तो ये भी एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, बाकी फर्स्ट जो है वो इंट्रिंसिक है, यानी अपनी मर्जी से पढ़ रहा है, कोई उस पर प्रेशर नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, जहाँ भी आप, जो भी आपके फ्रेंड हैं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।